हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जो बात कर रहे थे मोशन को लेकर, हमने स्पीड वेलोसिटी के बारे में चर्चा करी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करी, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करी, मोशन में बात करी और रेस्ट में बात करी कि कोई पार्टिकल मोशन में कब कहलाया जाएगा, रेस्ट में कब कहलाया जाएगा। एक्सेलरेशन को लेकर भी हमने चर्चा करी और साथ में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी लेकर डिस्कस करा। कैसे हमारे जो 3 ग्राफ होते हैं, जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया और हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, ये किस तरीके से हमारी मदद करते हैं इक्वेशंस को मदद करने में, सॉल्व करने में, या इनके ग्राफ में एरिया से क्या निकल के आता है, स्लोप से क्या निकल के आता है। इन सब बातों पर हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा करी। आज की क्लास में हम जो बात करेंगे वो होगी रिलेटिव वेलोसिटी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी पे हम चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, किस तरीके के सवाल हमारे जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षा है, उसमें पूछे जाते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और अब हम अपनी जो चर्चा है वो रिलेटिव वेलोसिटी पे शुरू करते हैं। अब एक एक बातों को आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, जिससे कि आपको क्लियरिटी हो कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। जब हम किसी कण के गति का विचार करते हैं, यानी कोई भी कण हो सकता है, और उसकी गति का विचार करते हैं, उसकी मोशन का विचार करते हैं, तो हम एक निश्चित बिंदु संबंध का धारणा करते हैं जिसकी अपेक्षा दिए गए कण की गति होती है। इसका मतलब समझिए कि एक ट्रेन जा रही है और ये ट्रेन मान लीजिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है और यहाँ पर एक व्यक्ति है जो ए है और वह इस ट्रेन को देख रहा है। तो इस व्यक्ति के हिसाब से ये जो ट्रेन है, जो ये रेलगाड़ी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। वहीं और समझिए, दूसरी पटरी पर एक और ट्रेन है जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। ये दोनों एक समान गति से हैं। जब दो चीजें एक समान गति से होती हैं तो यहाँ का जो बैठा हुआ व्यक्ति बी इस ट्रेन को देखेगा, उसे ये रेस्ट में दिखेगी, लेकिन ए इन दोनों ट्रेनों को मोशन में देखेगा, चाल में, गति में देखेगा। यहां तक समझ में आई आपकी बात? अब एक और उदाहरण लीजिए। यदि एक ट्रेन ये इस दिशा में जा रही है, यदि एक ट्रेन इसके विपरीत दिशा में जा रही है और उसकी जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस व्यक्ति के लिए ये जो तीनों ट्रेनें हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दिखाई देंगी, लेकिन जो व्यक्ति सी यहाँ पर बैठा है उसको ये ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दिखाई देगी, ये भी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दिखाई देगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप गति की बात करते हो तो गति निर्भर करती है कि आप उस फिक्स्ड बिंदु को, जो आपका जो निश्चित बिंदु है वह कहाँ पर है, उसके अपेक्षा में ही हम गति को बारे में जानकारी दे पाते हैं। इफ वेलोसिटी, अब वी ए और वी बी जो दो बॉडीज की वेलोसिटी है जो पृथ्वी के सापेक्ष है, यानी पृथ्वी के रिलेटिव है, तो बी के वेग ए के सापेक्ष निम्नलिखित दी जाएगी, यानी वी बी ए कैसे निकालेंगे, वी बी माइनस वी, ये हमारा होता है रिलेटिव वेलोसिटी। यदि दो शरीर वी ए और वी बी एक साथ पृथ्वी के सापेक्ष समान रेखा पर चल रहे हैं, देखिए समान दिशा और समान रेखा पर चल रहे हैं, तो वी बी ए यानी वी बी माइनस वी ए। अगर विपरीत है तो वी बी प्लस वी ए। तभी तो मैंने बताया था आपको 100 माइनस 100 हो गए तो रेस्ट 0 हो गया। तो जो गति है वो हमें रिलेटिव गति, देखिए गति 0 नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति इस ट्रेन में बैठा है उसके लिए वो 0 आ रही है, क्योंकि हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यदि शरीर एक दूसरे के या दो खंड एक दूसरे की ओर या एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, देखिए जब एक दूसरे की ओर आएंगे तो गति में वृद्धि होती है। वहीं अगर एक दूसरे के या एक दूसरे से एक दिशा में चलेंगे
है ना, विपरीत या साथ चलेंगे तो इसमें माइनस होता है, इसमें ऐड होता है। ये बात आप याद रखेंगे। यही बात इन्होंने यहाँ पर बताई है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार दो शरीरों की आपसी गति, इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रिलेटिव, यानी रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी। दो शरीरों के वेगों के अंतर होता है, यानी दो शरीरों की, यानी दो बॉडीज की वेलोसिटी के डिफरेंस को हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। चाहे वो डिफरेंस एक समान या जो वो अंतर है समान दिशा में हो सकता है या विपरीत दिशा में देखने को आपको मिल सकता है। यदि वह विपरीत दिशाओं में है तो वेगों का योग्य होगा, जोड़ा जाएगा। यदि वह समान दिशाओं में है तो उनका घटक होगा, यानी उनका अंतर लिया जाएगा, उनका डिफरेंस किया जाएगा। यदि किसी वस्तु को किसी भी दिशा में प्रारंभिक वेग दिया जाता है और फिर इस गुरुत्वाकर्षण के तहत स्वतंत्र रूप से, अब हम प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं, यात्रा करने दिया जाता है तो गति की प्रक्षेप गति को कहा जाता है। प्रक्षेप गति के मामले में माना जाता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण तीव्रण स्थिर या वायु प्रतिरोध का प्रभाव नगण्य है। ये क्या बात हो गई है, आपको समझ में आया? नहीं आया, कोई बात नहीं, अब हम समझते हैं। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है या एक पत्थर मान लीजिए, आपने उसको एक दिशा में फेंका, है ना, और उसके आपने उसमें एक इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग दिया है। अब आपने इसको छोड़ दिया, फेंक दिया। अब ये जो आगे की दिशा चलेगा ये गुरुत्वाकर्षण के अंदर, ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से चलेगा। जरा ध्यान से देखिए और यहां पर आइए। ये पृथ्वी की सतह है और मैं यहाँ पर अभी कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ चित्र बनाऊंगा, आप उसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये पृथ्वी की सतह है, जरा ध्यान से देखिए। यहां से एक पत्थर को मैंने फेंका। क्या मुझे बताइए, क्या ये जो पत्थर है क्या ये ऐसे ही चलता जाएगा? क्या ये पत्थर एक वक्त पे आके इस तरीके से हो जाएगा? ये जो पाथ है ना, जो रास्ता है पत्थर का, वो ये होगा। एक और उदाहरण देखिए। आप बिल्डिंग पे खड़े हैं और यहां से आपने एक पत्थर को फेंका तो ये पत्थर ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया। क्या ये पत्थर सीधा गया? नहीं गया। तो ये जो इस तरीके का मोशन देख रहे हैं ना आप, ये जो आप देख रहे हैं, चाल देख रहे हैं, ये वाली ये जो चाल है, ये जो शरीर कह लो या कोई बॉडी कह लो या कोई कण कह लो, पत्थर कह लो, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण हुई है। यानी जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है इसको अपनी तरफ नीचे खींचता है और खींचने की वजह से इसकी शेप इस तरीके से आती है, और साथ ही खींचने की वजह से इसकी जो गति है उसमें विरोध होता है, यानी गति अवरोधक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसकी वजह से वो एक समान नहीं चल पाता, वो नीचे गिर जाता है। तो यहीं पर आपको ये चीज समझनी है, ये जो आपने मोशन देखा है यही प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। हमारे ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक विजेता हैं, आपने उनके बारे में पढ़ा ही होगा, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जी जैवलिन फेंकते हैं, आपने देखा होगा जैवलिन। तो जब वो जैवलिन फेंकते हैं तो वो इस 45 डिग्री पे अपने जैवलिन को फेंकेंगे और वो जैवलिन जाके इस तरीके से जाके नीचे ग्राउंड में हिट कर जाता है, गड़ जाता है, और ये दूरी फिर नापी जाती है किसने ये दूरी कवर करी। तो इस तरीके से, तो जब आपने जैवलिन फेंका तो आपने शुरुआती में उसको कोई वेग दिया, इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग। उसके बाद वो जैवलिन अपनी एक मैक्सिमम हाइट, जो उसकी उच्चतम ऊंचाई जो होती है वह प्राप्त करेगा, और उसके बाद वह गिरना शुरू कर देगा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, और ये जो दूरी है यह उसने कवर करी है। इसी चीज को हमने ग्राफ की मदद से समझा है। तो यहाँ पर हमने इसको वेलोसिटी दी। अब आपको मैं एक और पॉइंट समझाना चाहता हूँ। जब आप किसी भी चीज को वेलोसिटी देते हैं
ये आपकी होगी प्रारंभिक वेग, और ये थीटा एंगल के साथ अपने जो प्रोजेक्टाइल है उसको फेंका। अब ध्यान दीजिए, थीटा एंगल के साथ जब आप इस वेलोसिटी को इस वाली एक्स एक्सिस पे रखेंगे और वाई एक्सिस पे रखेंगे, तो जब जहां से ये थीटा बनाया जाता है उस दिशा में जब आप इस जो वेग है उसको मापेंगे तो u cos थीटा आएगा, और उसकी दूसरी दिशा में u sin थीटा आएगा। ये जो थीटा है इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी, और उससे पता हमें चलेगा कि क्या हमारी वैल्यू है, किस वैल्यू पे हमें यह फेंकना चाहिए जिससे ये लंबी दूरी तय करे। और ये जो r है ये दूरी है प्रोजेक्टाइल की, और ये h जो है ये ऊंचाई है प्रोजेक्टाइल की जो वो कवर करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्रोजेक्टाइल जो प्रतिक्षण गति है एक द्वितीय आयामी यानी 2 डायमेंशनल है। अब 2 डायमेंशनल कैसे? ये y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट में ही चेंज आ रहा है और किसी में चेंज नहीं आ रहा, और इसे दो गतियों के समानांतर संयोजन के रूप में माना जा सकता है। एक क्षैतिज गति जिसका वेग u cos थीटा है और त्वरण 0, और दूसरी निलंबित गति जिसका वेग u sin थीटा है यानी उसका त्वरण -g। समझिए ये क्या बात है। देखिए, आपने प्रोजेक्टाइल तो एक थीटा एंगल बना के फेंका है, लेकिन जब आप उसको x एक्सिस पे देखेंगे, इस x एक्सिस पे देखेंगे, तो आप इस प्रोजेक्टाइल को जो है u cos थीटा में लिखेंगे। ये u cos थीटा जो होता है ये 0 एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है ये? यहाँ पर 0 त्वरण होगा, 0 एक्सेलरेशन होगा। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो आपको मैंने बताया था ऊपर जाने वालों के जो ऊपर जाते हैं उनके नीचे खींचने का काम कौन करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर जो त्वरण होगा वो -g, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो -g लगेगा। तो इसका जो वेलोसिटी लिखा जाएगा u sin थीटा, और यहाँ पर जो त्वरण काम करेगा -g का काम करेगा। क्या यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई? और आप अब ये जो डायग्राम जो मैंने बनाया है इसको आप बना लीजिए अपनी कॉपी में, जिससे आपको ये क्लियरिटी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? प्रक्षेपपात क्या होता है? अब आप ये समझिए। इट इज द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये जो पाथ है, जो ये दूरी है, जो पाथ प्रोजेक्टाइल के द्वारा जो है हासिल किया जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। देखिए, ये जो पाथ है प्रोजेक्टाइल के द्वारा लिया गया है, प्राप्त किया गया है, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ये होती है हमारी ट्रेजेक्ट्री। प्रक्षेप पाथ। अब इसको निकालते कैसे हैं? तो ये इसका फॉर्मूला है tan थीटा। थीटा ये है थीटा, tan थीटा x टी यू जो इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हमें ट्रेजेक्ट्री की प्राप्ति होगी। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ द टाइप y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर। तो ये एक समीकरण है, इसकी जो है हम क्या निकालेंगे? y ax माइनस bx स्क्वायर, जो एक पैराबोला का मतलब होता है इस तरीके का शेप, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। ये एक पैराबोले का शेप लेगा, इसीलिए एक प्रक्षेपण का पथ एक पैराबोला है। उड़ान का समय। अब यानी ये जो प्रोजेक्टाइल हमने छोड़ी है ये कितना समय उड़ान में लेगी, उस उड़ान के समय को निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। वह फॉर्मूला क्या होता है? जरा ध्यान से देखिए। 2t 2u sin थीटा बाई जी। तो ये जो आपका है
यह कुल समय होता है जो एक प्रक्षेपण द्वारा, प्रोजेक्टाइल द्वारा ऊपर जाने और वहीं से नीचे आने में लगता है। यानी यहाँ से यहाँ जो ट्रेजेक्ट्री का जो पाथ है उसको पूरा करने में, उसको पाथ पे चलने में कितना समय लगेगा, वो हमारा टी, यानी उसको हम उड़ान का समय कहते हैं। उड़ान के समय का समीकरण क्या होता है, टी डैश इक्वल्स टू 2t। अब 2t लिखते हैं और 2t का मतलब होता है 2u sin थीटा बाई g। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, देखिए ये पूरा जो पाथ है ये तो ट्रेजेक्ट्री हो गया, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज। यह उड़ान के समय एक शरीर द्वारा तय की गई क्षैतिज की दूरी है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की दूरी है, जिसको नाप के हम बताते हैं कि जैवलिन में किसे गोल्ड मेडल मिलेगा, किसे सिल्वर मिलेगा, किसे ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। समझ में आया? इसको निकालने का क्या सूत्र होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर यानी यू स्क्वायर, अब देखिए साइन 2 थीटा को हम कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। यह मैथ के फॉर्मूले हैं जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। यहाँ पर साइन 2 थीटा, या तो आप थीटा मान लीजिए अगर 45 डिग्री है तो साइन 90 आ गया। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। अगर नहीं तो एक और फॉर्मूला है वो भी याद रख सकते हैं। साइन 2 थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आप इस फॉर्मूले को भी रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर थीटा 45 डिग्री है तो ध्यान से देखिए, अगर आपने 45 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को फेंका है तो वह सबसे ज्यादा रेंज कवर करेगा, यानी वह सबसे ज्यादा दूरी कवर करेगा। देखिए 30 डिग्री वाला, 60 डिग्री वाला और 45 डिग्री वाला, तो 45 डिग्री वाला सबसे ज्यादा दूरी तय करता है। आप ये फॉर्मूला में रख के, रेंज के फॉर्मूला में रख के इन वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो 45 डिग्री तो सीधा देखिए साइन 2 थीटा, यही तो फॉर्मूला था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा 45 हो गया, साइन 91 हो गया, तो यू स्क्वायर बाई जी हमारे पास बचा। तो अर्थात एक परीक्षण तब अधिकतम रेंज होगी जब यह 45 डिग्री के कोण पर क्षैतिज के साथ प्रक्षेपित किया जाता है, यानी उसको 45 डिग्री पे आप जब फेंकेंगे तब यह सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा। मैक्सिमम हाइट, ये और समझ लीजिए मैक्सिमम हाइट क्या होती है। ये जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट कैसे प्राप्त की जाती है, यानी प्रोजेक्टाइल जो हमने प्रक्षेपण फेंका है वह कितना ऊंचाई तक गया, उसकी सबसे ऊंची जो ऊंचाई होती है उसी को हम बोलते हैं अधिकतम ऊंचाई। और इसको निकालने का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। आगे बढ़ते हैं। एट द हाईएस्ट, यहाँ पर सर्वोच्च बिंदु पर प्रक्षेपण की वेग सिर्फ हॉरिजॉन्टल दिशा में होती है। जो सबसे ऊंचा बिंदु हो गया, अब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल दिशा में होगी। अब वो सिर्फ इस दिशा में आएगा, लेकिन जब ये जा रहा होता है तब इसकी इस दिशा में होती है, वर्टिकल में भी होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रक्षेप्य की सर्वोच्च बिंदु पर वेग और त्वरण एक दूसरे से लंबवत होते हैं। कहने का मतलब है कि जो हाईएस्ट पॉइंट है प्रोजेक्टाइल का, ध्यान से देखिए, ये जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, अब ये जो एक्सेलरेशन जो है जो किसकी वजह से लग रहा है, जी,
और ये u, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी लंबवत होंगे। प्रक्षेपीय गति में कण वही कोण और वही गति के साथ जिसे यह प्रक्षेपित किया गया है वह जमीन पर आता है, यानी वह उसी एंगल से गिरेगा जिस एंगल से उसे फेंका गया। यानी अगर उसको यहाँ से 45 डिग्री पे फेंका गया तो वो यहाँ पर 45 डिग्री पर ही गिरेगा। हमारे अंतिम जो पॉइंट था उसका आधार यही था। आगे बढ़ते हैं। प्रक्षेपण गति में काइनेटिक ऊर्जा जो होती है वो मैक्सिमम के बिंदु पर, भूमि पे पहुंचने के बिंदु पर अधिकतम होती है। यानी जब आप भूमि पे हमारा जो है प्रोजेक्टाइल हिट करता है वहां पर ये जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। के ही मैक्स कब होगी? हिट करेगा जब ग्राउंड को। और के ई मिनिमम कब होगी? हाईएस्ट पॉइंट पर। और हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। प्रक्षेपण यात्रा के लिए दो समय होते हैं जिनमें प्रक्षेपण एक ही लंबवत दूरी यात्रा करता है और एक समय में प्रक्षेपण कुल उड़ान भरता है। यानी लंबवत दूरी, देखिए दो समय होते हैं, देयर आर टू टाइम्स। एक होता है वर्टिकल डिस्टेंस, जो वर्टिकल डिस्टेंस उन्होंने तय करी, और दूसरा होता है जो टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना समय उसने जो है प्रक्षेपण की कुल उड़ान का समय, और एक लंबवत दूरी का समय। दो समय हमारे इसमें दिए जाते हैं। आगे आते हैं। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट के इंडिपेंडेंट ऑफ मास प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल का जो मास होता है ना, जो प्रोजेक्टाइल का जो द्रव्यमान होता है, तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, जो हम बात कर रहे हैं ना, जो रेंज है वह है, और जो मैक्सिमम हाइट है वह उसके मास पर निर्भर नहीं करते। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे बढ़ते हैं। जब रेंज अधिकतम होता है तो परिप्रेक्ष्य प्राप्त की गई ऊंचाई, देखिए जब रेंज अधिकतम होती है तो उसकी ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होगा? RX, यानी रेंज को आप 4 से भाग दे दीजिए, उसकी अधिकतम ऊंचाई हमें मिल जाएगी। यानी जो अधिकतम ऊंचाई है वह उसका 1/4 यानी 1/4 हिस्सा होता है। यानी आप कह सकते हैं जो रेंज है वह 4 गुना है अधिकतम ऊंचाई का, या फिर अधिकतम जो ऊंचाई है वह 1/4 है रेंज का। ये पॉइंट, ये जो बिंदु है आपको पता होनी चाहिए। ऊंचाई h की अधिकतम होने के लिए क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा को 90 डिग्री होना चाहिए, यानी सीधा फेंकिए, ऊंचाई प्राप्त करेगा लेकिन दूरी प्राप्त नहीं करेगा। एच मैक्स और आर मैक्स का संबंध क्या होता है? अधिकतम ऊंचाई आर मैक्स मैक्सिमम रेंज का आधा होगा। आप जो एक प्रक्षेपण का सामान्य रेंज होता है प्रक्षेपण के कोण पर, तो देखिए सामान्य रेंज क्या होगा? थीटा, 90 माइनस थीटा या 45 प्लस थीटा या 45 माइनस थीटा, ये इनके सेम रेंज होते हैं। अब आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। किसी वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गति की वृत्ति को कहा जाता है। यानी एक तरीके से जो सर्कुलर ट्रैक है, ये जो वृत्ताकार पथ है, उस पर कोई वस्तु चल रही है, वह सर्कुलर मोशन में चलती है। जब कोई वस्तु एक स्थिर गति से वृत्ताकार पथ का पालन करती है तो जो वस्तु की गति समान वृत्ताकार गति को कहा जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। शब्द समान संदर्भ गति का होता है जो संपूर्ण गति के दौरान स्थिर रहता है। तो जो स्पीड है वो क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है। देखिए स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ये मैंने बताया, क्योंकि इसके पास दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। वहीं वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदलती है। इन वर्तकुल गति में चूंकि वस्तु के वेग निरंतर दिशा में बदल रहा होता है, तो उसकी गति की दिशा किसी भी क्षण वर्तकुल स्पर्श रेखा के अनुसार होती है।
यानी अगर आप गति देखोगे तो आप इस तरीके से, दिशा देखोगे तो इस तरीके से इसकी दिशा बता सकते हैं। हर बिंदु पे इसकी दिशा अलग होगी और इसकी दिशा बताने के लिए हमें जो है सीधी लाइन खींचनी होगी। इसीलिए वर्तकार गति के तीव्रित गति कहा जाता है, इसीलिए इसको एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है जो दिशा है वो निरंतर बदलती रहती है। जैसे चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति उपग्रह और अन्य ग्रहों के चारों ओर गति वृत्तकार के सामान्य उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है इसको आप समझ लीजिए, और इसके साथ फिर हमारा जो ये चैप्टर है, जो हमारा मोशन पाठ्य है, समाप्त हो जाएगा। गति की दिशा नहीं बदलती। इसमें जो लीनियर मोशन है, जो एक ही लाइन में रेखीय जो गति है, इसमें दिशा नहीं बदलती। वहीं जो वृत्तीय गति है, इसमें निरंतर दिशा बदलती रहती है। इनमें पहला जो अंतर है वह यही है। गति त्वरित नहीं होती है, यानी नॉन एक्सेलरेटेड है। दूसरा, गति त्वरित होती है क्योंकि इसके पीछे का जो कारण है उसकी दिशा में निरंतर बदलाव होना। अब आता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। वृत्त की उत्पत्ति से वस्तु से जुड़ी रेखा द्वारा उपरेखित कोण, अभी हम चित्रों में समझेंगे, की गई समय अंतराल में। अब देखिए यहां से समझ लीजिए, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी जो उसने तय करी और कितने निश्चित समय पे तय करी, उससे हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी के बारे में जानकारी मिलती है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से जो है बताते हैं, यानी कोणीय वेग हम ओमेगा से बताएंगे, कितना थीटा बदला और कितने समय में बदला। इसकी दिशा डेल्टा थीटा की दिशा के समान होती है, यानी जिस 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 दिशा में थीटा में बदलाव होगा उस दिशा में हम इसकी दिशा को बता पाएंगे, और इसकी दिशा थीटा में हुए बदलाव के दिशा के समान होती है। यहाँ तक आपको ये बात समझ में अच्छे से आई होगी। रिलेशन क्या है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, यानी रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या जो है संबंध है। अगर t समय अवधि को बताता है, वस्तु द्वारा एक चक्कर, एक पूरा रिवॉल्यूशन को t समय में किया जाता है, यानी एक रिवॉल्यूशन t समय पे किया जाता है, और n आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कितनी बार वह हो रहा है, तो हम जो बताएंगे t इक्वल्स टू 1/n और n इक्वल्स टू 1/t। तो जो फ्रीक्वेंसी है वह 1 क्या होगा, समय, और समय और गुणा फ्रीक्वेंसी किसके समान होगी, 1 के। तो यहाँ पर हमने मोशन जो हमारा चैप्टर है उसको खत्म किया, अच्छे से समझा। शुरुआत से हमने इस चैप्टर में क्या क्या कवर किया। हमने मोशन एंड रेस्ट, हमने इसका इंट्रोडक्शन यानी सबसे पहले आपको परिचय कराया, गति और रेस्ट में क्या चीज़ें होती हैं, जो आराम में है उनमें क्या अंतर है, स्केलर वेक्टर के बारे में बताया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको जानकारी दी, स्पीड वेलोसिटी के बारे में दी जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड बताया, एवरेज स्पीड बताया, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताया, वहीं एवरेज वेलोसिटी बताया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताया। वहीं हमने एक्सेलरेशन की बात करी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, और साथ ही में हमने 3 ग्राफों पे चर्चा करी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसके साथ साथ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को लेकर भी हमने चर्चा करी। फिर हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा, और उसके साथ प्रोजेक्टाइल पढ़ा। प्रोजेक्टाइल में हमने रेंज पढ़ा, मैक्सिमम हाइट पढ़ा, और हमने प्रोजेक्टाइल का पाथ पढ़ा, और उसके बाद हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा। तो हमने इतने सारे विषयों पर अपने मोशन चैप्टर में काफ़ी अच्छे से जानकारी प्राप्त करी, और हर एक को हमने गंभीर तरीके से समझा और सीखा। सारी मुख्य बातों को आपको लिखना है, याद करना है, और जो भी हमारी परीक्षाएं में पूछी जाएंगी उन्हें अच्छे से समझकर चलना है। निरंतर अभ्यास करने से ही आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और परीक्षा को सफलतापूर्वक जो है पास कर पाएंगे।
आज की कक्षा में बस इतना ही। आने वाली कक्षा में हम और भी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हमें अलविदा दीजिए। आप सभी के हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आने वाली कक्षाओं में हम कुछ और विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।